तो क्या लग रहा है योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, इन तमाम इतने बड़े नेताओं की लिस्ट होने पर इकरा हसन अकेली, जो मैं विधानसभा में भी आपसे पूछता आया, उससे पार पा पाएगी? इतने बड़े बड़े नेताओं से ये एक जंग की तरह है, कैसे इससे पार पाए? मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे लगता है शायद उन लोगों को मुझ में भी कुछ काबिलियत दिखी होगी जो वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब क्या फर्क लग रहा है कि जब योगी जी आएंगे तो क्या इकरा उसी मजबूती से दिखाई देंगी, या फिर फर्क पड़ेगा, चुनाव में कुछ बदलाव हो? नहीं, बिल्कुल घर एक ही है। देखिए, जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती, तो घर एक ही है और सब बड़े हैं हमारे, और इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं कैराना लोकसभा के एक गांव में हूं और बड़ी भागदौड़ करके यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, गठबंधन के प्रत्याशी इकरा हसन, समाजवादी का सिंबल है, करीब पिछले 1 घंटे से गाड़ी दौड़ा रखी है पीछे, तब अभी मिली है। आज नॉमिनेशन हो गया है इकरा जी, क्या लग रहा है, क्या समीकरण दिख रहे हैं नॉमिनेशन के बाद? समीकरण तो मैंने सबसे पहले आप ही को बताए थे कि हमारे वोट वहाँ वहाँ से निकलेंगे जहाँ से किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और वही हो रहा है। और हमें 36 बिरादरी हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। 36 बिरादरी हर वर्ग से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन मैं देख रहा था कि कल ही जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट हैं प्रदीप जी, वो पिछला ही जो गांव है गढ़ी पुख्ता, वहाँ पर एक प्रोग्राम उनका हो रहा था, जो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं अमीर आलम जी, उनके घर पर, और काफ़ी भीड़ वहाँ पर जुटा रखी थी। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ही लोगों में अब सेंधमारी शुरू कर दी है उन्होंने। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये दिखाने का कुछ है और असल में कुछ और ही होगा। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। अभी हम गढ़ी पुख्ता से ही आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी सबसे बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो प्रोग्राम था वो बीजेपी का यहाँ पर वोट है ही नहीं, ना तो किसी बिरादरी में, किसी समाज में नहीं है, और ये पता चल जाएगा चुनाव के बाद। मतलब क्या है, समझा नहीं मैं, कि वो दिखाने का था, दिखाने के हाथी वाले दांत है क्या? दिखाने खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। नहीं, देखिए, जो हमें मालूम पड़ा वहाँ जाकर, तो लोगों का कहना ये था कि देखिए, कोई अपने यहाँ आता है तो उसका मान सम्मान तो सभी लोग करते हैं। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मौजूदा, तो सम्मान सब कर रहे हैं, लेकिन वोट बहुत अहम चीज़ होती है। वोट इतनी आसानी से कोई नहीं देता है। वोट बहुत देख परख के लोग देते हैं, और इस बार सब लोग सारे सच्चाई, सारे हालात से वाकिफ़ हैं और उस हिसाब से वोटिंग होगी। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि वोट बहुत अहम चीज़ होती है, देख परख के लोग देते हैं, और आप कहते हैं कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कहाँ कहाँ से आपका वोट निकलेगा, तो थोड़ा मुश्किल नहीं होगा ये गढ़ तोड़ना? या फिर एक आपको अंदाज़ा आया है कि भाजपा से 2-3 लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें मनीष चौहान जो बखूबी अपने काम कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और वो वाला पोर्शन आपके लिए खाली हो गया है? वो जो उधर का शामली के कुछ गांव हैं, कांदला के कुछ गांव हैं, या कैराना के, तो वो पोर्शन आपके लिए, आपको लग रहा है कि खाली हो गया है और वहाँ से अब आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा? देखिए, ये सबसे अहम इसमें बात यह है कि जो हमारे मौजूदा माननीय सांसद जी हैं, उनकी अनुपस्थिति जो रही है, तो बड़ा फैक्टर वो है और कोई फैक्टर नहीं है। तो उस वजह से हमें लाभ मिलेगा, और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। और जिस तरीके से वो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में आना, फिर सुख दुख को देखकर उसे संसद तक उठाना, तो इस सब में थोड़ा उनका काम ठीक नहीं रहा है, तो उस हिसाब से हमें फ़ायदा हो रहा है। और ये गुटबाजी तो देखिए हर पार्टी में होती है, टिकट भी हर पार्टी में, हर गठबंधन में लोग कई लोग मांगते हैं। तो ये तो हमारी भी तरफ कई लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उन्हें संजो के रखे और अपने चुनाव को मजबूत करे। तो इसमें हमें फ़ायदा या ना होना, ये तो हमारे माननीय सांसद जी पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं तो मैंने वीडियो देखा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। जसाला गांव के प्रधान थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था, आपका प्रोग्राम था कहीं शायद गंगो या नकुड़ विधानसभा में आपका वो प्रोग्राम चल रहा था। उसमें मैंने वीडियो को फिर बड़े ध्यान से देखा और लोगों को पहचानने की कोशिश की, तो उसमें जसाला गांव के प्रधान, पंजोखरा के प्रधान, रसूलपुर के प्रधान, और भी कई लोग थे वहाँ पर जो मौजूद रहे थे। तो वो तो पूरा का पूरा खेमा चौधरी वीरेंद्र सिंह का है, मनीष चौहान के आसपास के लोग हैं वो। जसाला तो उनका गांव, और उनके वर्तमान प्रधान को आप साथ लेके घूम रहे हैं, तो आप फिर भी उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंधमारी तो हो चुके हैं। देखिए, जसाला के जो प्रधान हैं वर्तमान, वो शायद उनके
एंटी ग्रुप के हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ऐसा नहीं है, देखिए जब तक सब दावेदारी करते हैं तब तक मामला अलग होता है। जब फील्ड में कैंडिडेट आ जाते हैं तो उनमें से चुना जाता है कि किसका समर्थन करेंगे। अब फील्ड में जो दावेदार थे वो पीछे हो गए हैं, अब प्रत्याशी हैं। मैं हूँ, हमारे माननीय सांसद जी हैं और बसपा से ऋषिपाल जी हैं, तो श्रीपाल जी, तो अब कैंडिडेट है, अब चुनाव इनमें से होगा। तो अब पुरानी बातों को भूल के तो लोग इनमें से पसंद करेंगे कि कौन उन्हें ठीक लग रहा है, किसका काम, किसकी कार्यशैली उन्हें ठीक लग रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मुझे लगता है शायद उन लोगों को मुझ में भी कुछ काबिलियत दिखी होगी जो वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं सहारनपुर में भी अभी थोड़ी देर पहले था, तो वहाँ पर मैं बातचीत कर रहा था आपके गठबंधन के साथी इमरान मसूद जो कांग्रेस से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कि पहले तो कुछ लोगों का मानना था कि परिवारों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बातचीत में कमी है, वो एक नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब मैंने उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि हाँ, इकरा हसन हमारी बेटी है, हम उनको मजबूती से वहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभी तो मैं अपने चुनाव में बिजी हूँ। क्या वो भी कहीं ना कहीं आपको वो फैक्ट नज़र आ रहा है कि उधर गंगों में और नकुड़ में उनके होने से कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखिए गठबंधन से मजबूती होती है। कांग्रेस हमारे साथ है यूपी में, आम आदमी पार्टी है और भी तमाम जितने भी गठबंधन के दल हैं सभी साथ हैं और सभी का सहयोग मिलेगा। वो सहारनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी बराबर की ही सीट है, तो बिल्कुल उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका साथ रहेगा तो मजबूती और बढ़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ वो मजबूती से लड़ेंगे, इस सीट पर हम, दोनों सीटों पर, और मुजफ्फरनगर की भी हमारी सीट है। हम हर जगह उम्मीद कर रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा। अभी एक कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम कहें या फिर पंचायत कहें, जो भी आप लोग उसको कहना चाहें, आपने आपका जो सेलर है जहाँ पर हमने लास्ट इंटरव्यू भी किया था, वहाँ पर अपने कुछ घर के लोग इकट्ठे किए और उनसे फिर बातचीत की आपने, और उसके बाद जिम्मेदारियाँ लगाई सबकी कि भैया कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। आपके चाचा भी, मैंने उनका भी सुना कि हाँ हम भी खड़े हैं। कुछ लोग तो अब एक मूवी का गाना है एनिमल का, वो लगा रहे हैं आपकी वीडियो के पीछे, अर्जन वैली ने घर जोड़ के गंडासी मारी, कुछ ऐसा करके बहुत चल रहा है। तो घर जुड़ गया है कि पूरे तरीके से घर जुड़ गया है? आज लोगों को फिर से मौका मिले वही गाना लगाने का, जब आप कुछ कहेंगी तो लोग फिर से याद करेंगे उस चीज़। नहीं, बिल्कुल घर एक ही है। देखिए जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती, तो घर एक ही है और सब बड़े हैं हमारे, और इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। योगी जी भी आ रहे हैं अब। पिछली बार जब आए थे इसमें क्या नया है? तो वो कह रहे थे 29 तारीख को शायद शामली में उनका प्रोग्राम है। पिछली बार आए थे, जब पहली बार आए तो गर्मी शांत करने की बात कह कर गए थे। जब दूसरी बार आए फिर मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ था और यही दिन चल रहे थे, अप्रैल और मई के दिन चल रहे थे, तो थोड़ा मौसम बदला, थोड़ा उस टाइम बारिश वारिश हुई, तो लोगों में फिर योगी जी ने याद दिलाया कि भैया गर्मी शांत हुई या नहीं हुई। लेकिन शांत ऐसी हुई कि शामली के तीनों ही विधानसभा हार गए। तो अब क्या फ़र्क लग रहा है कि जब योगी जी आएंगे तो क्या इकरा उसी मजबूती से दिखाई देंगी या फिर फ़र्क पड़ेगा, चुनाव में कुछ बदलाव हो जाएगा? देखिए अभी आप जैसा सभी लोग देख रहे हैं, कई उतार चढ़ाव आए हैं इस दौरान, लेकिन हम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। उतार चढ़ाव ज़रूर आए लेकिन हम अपने जगह पर आज भी मजबूती से खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और कोई आए कोई जाए, हमें यहाँ के लोगों के बीच में रहना है, जीते तो भी, नहीं जीते तो भी। तो यहाँ ये हमारा परिवार है और परिवार जब साथ रहता है तो चुनाव आदमी जीतता है। किसी के मेहमानों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक घर साथ है। अखिलेश जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पर, जब एक जर्नलिस्ट ने उन बात की कि भैया जयंत चौधरी को आपने राज्यसभा भेजा, इतना साथ दिया एक समय में, उसके बाद वो छोड़ कर चले गए। वहाँ पर मुझे अखिलेश जी की आवाज़ थोड़ी धीमी नज़र आई, कोई भावुकपन जैसे उसमें था कि ठीक है हम लोगों ने साथ दिया और वो छोड़कर चले गए, एक भरोसा उन्होंने हमें दिलाया था। अब क्या लोकदल का वोटर जब आप जाते हैं, जो जयंत चौधरी से या फिर नलके से जुड़ा वोटर है, उसमें क्या नज़र आता है? ये गांव भी जहां हम खड़े हैं तो ये जाट बाहुल्य गांव है और लोकदल का काफ़ी यहाँ पर बोलबाला रहता है, तो उन लोगों से इकरा हसन को कैसी मजबूती दिख रही है, या फिर ये हो गया कि जहाँ चौधरी साहब है आप वहीं चले जाएंगे? नहीं, देखिए एकदम से बदलाव इस तरीके का, किसी भी तरीके का आना आसान नहीं होता है। तो अभी जो यहाँ पर किसान वर्ग है हमारा और जाट समाज भी है, जो जिसमें अधिकतर लोग किसान वर्ग के हैं,
तो वो लोग जिस तरीके से उन्होंने पूरे 5 साल परेशानी झेली है, तो एकदम से तो नहीं भूल सकते। ना ही अभी किसी परेशानी का कोई समाधान हुआ है। एमएसपी के दावे का कोई समाधान नहीं हुआ। पुराना भुगतान अभी तक बकाया है हमारा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई समाधान नहीं हुआ, तो एकदम से नहीं भूलेंगे लोग। और जो पिछले पूरे 5 साल और कहिए 3 साल जब से मैं हूँ, हम लोग लगातार धरने मिलों पर देते आ रहे हैं। और जब वो धरने दिया करते थे तो तब यही सब कहते थे कि भाई वक्त आएगा तो बताएंगे। आज वो वक्त सबके सामने है, तो मुझे नहीं लगता आसानी से चूक करेंगे लोग इस बारे में, क्योंकि वो इन चीज़ों से बीत चुके हैं। तो वो इतनी आसानी से भूलने वाली चीज़ें नहीं है। और अगर कोई समाधान हुआ होता तो शायद कुछ फ़र्क भी पड़ता, पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। और ख़ासकर जो यहाँ के हमारे लोकल प्रत्याशी हैं, उन्होंने कभी किसी धरने में आकर ना तो सुनवाई करी, ना यहाँ की आवाज़ कभी किसानों की हमारी संसद में उठाई। तो अपना जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है ये सब बातें लोग ध्यान रखेंगे और वो अधिकतर सपोर्ट हमारे ही साथ रहेगा। एक समय था जब आप लोग यहाँ के विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, अशरफ अली हैं, उनके साथ स्टेज साझा करते थे और जमकर भाजपा को कोसने का काम करते थे। तीनों मिलके आप थे, वो दोनों लोग थे और मिलकर भाजपा को कोसते थे, उनकी नीतियों को कोसते थे। आज जब मैं देखता हूँ प्रसन्न चौधरी का सोशल मीडिया, तो वो लिखते हैं चलेगा नल खिलेगा कमल। और अब आप उनसे कोई बातचीत हुई, कोई फ़ोन पे या फिर किसी भी माध्यम से, क्यों ये क्या कर दिया आपने, हमने तो इतना बढ़िया नीति बनाई थी चुनाव को लेकर, 2 लोग आप हैं एक हम हैं, मिल के फिर से वही करेंगे जो शामली में हुआ, पूरी की पूरे डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा तीनों साफ हो गई। तो अब कोई बातचीत हुई इस बारे में? हाँ, मुलाकात तो होती है, सामाजिक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भेंट हो जाती है और चर्चाएं भी बहुत होती है, सारी यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, ये तो उनकी नैतिकता का सवाल है, इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। हम अभी भी अपने जगह पर, अपने स्टैंड पर कायम हैं, हम अभी भी विरोध में हैं। तो उनका सवाल, उनकी नैतिकता पर जो सवाल है वो तो उन्हीं से किया जाएगा। उनसे तो हम लगातार सवाल करते रहते हैं। मैं तो आपसे कुछ जानना चाहता था कि अंदर खाने, जैसे वो कहते हैं, आज भी मैं उनके मंत्री का इंटरव्यू सुन रहा था कि समाजवादी के जिस भी वोटर ने हमारा साथ दिया है, जिसने हमें वोट दिया, उसको हम कभी तकलीफ़ नहीं आने देंगे। प्रसन्न जी का भी यही कहना था जब मैंने उनको चीज़ें याद दिलाई गन्ने के बारे में और तमाम चीज़ें, तो उनका यही कहना था कि समाजवादी के वोटर को हम कोई आँच नहीं आने देंगे। तो ऐसा कुछ कहा होगा, समाजवादी के नेताओं को भी आँच नहीं आने देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए भी। नहीं, देखिए, वो तो प्रयास कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं बीजेपी के साथ। तो ये तो उनका जो उद्देश्य है वो अब अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के गठबंधन के दल को जिताने का है, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास लगाएंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं और हमारी लड़ाई कमज़ोर नहीं है। हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो और आज भी विरोध में अपने स्टैंड पर आज भी कायम है, और लोग भी कायम है उस स्टैंड पे, क्योंकि लोग परेशान रहे हैं तो वो भी अपने स्टैंड पर कायम है। अब कोई बदले, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। एक मैं आपका वीडियो और देख रहा था, आपने वो वीडियो काफ़ी व्हाट्सएप वगैरह पे वायरल हो रहा है। आपने कहा कि ये सरकार जो वादा कर रही है कि अब की बार 400 पार की बातें कर रही है, अगर इनकी 400 पार सीटें आई तो ये चीज़ों को बदल देंगे, हमें दोयम दर्जे का नागरिक साबित कर देंगे। क्या लगता है, 400 पार आई तो चीज़ें बदल जाएंगी एकदम से? क्या क्या बदलेगा, आपको कैसे क्या? देखिए, जो हमारे अधिकार हैं जो संविधान में दिए हुए हैं, उसका एक प्रोविज़न ये भी है कि कुछ भी चेंजेस लाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 400 का मतलब है 2/3 मेजॉरिटी होना। तो उस हिसाब से, क्योंकि सरकार तो 272 पे भी बन जाएगी, तो ये जो इनका तकब्बुर है, जो इन्हें ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि 400 पार, तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो मंशा है वो संविधान को बदलने की है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, स्केड्यूल कास्ट को और अल्पसंख्यकों को, वही छीनेगी है सरकार। तो इसलिए ज़रूरी है हम सबको, जो दबे कुचले वर्ग हैं इस तरीके के, कि हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें और अपने अधिकार, जो सुरक्षा कवच हमें संविधान के द्वारा मिला हुआ है, उसको कायम रखें। तो ये संविधान को बचाने का चुनाव है और किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ संविधान को बचाने का चुनाव है। और इसीलिए विपक्ष अपनी जान झोंक रहा है इसमें, और मुझे लगता है हर वर्ग भी साथ आ रहा है। लेकिन आप देखें तो बीजेपी का जब भी कोई मैनिफेस्टो रहता है, तो जब उनका मैनिफेस्टो आया तो उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने कहा हम 370 हटाएंगे, उन्होंने कहा हम सीए लेके आएंगे, और एनआरसी पर भी अभी अमित शाह जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा इसके बारे में भी हम सोचेंगे। वो चुनाव से पहले एक अपनी लिस्ट दे देते हैं और उसी पर वो काम करते हैं और उसको लेकर भी आते हैं।
तो वही सब चीज़ रोकने के लिए कि हाँ एक सीट कम से कम इकरा हसन कम करेगी कैराना से। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम है मजबूती से, हमें चाहिए मजबूत आवाज़ें जो संसद में हमारे मुद्दे उठा सके। और मैं अपने लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे उन्होंने मौका दिया तो मैं और कुछ नहीं तो मैं अपने लोगों की आवाज़ तो मजबूती से रखूँगी वहाँ पर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएँ जो वहाँ पर खड़े होकर हमारे लोगों की लड़ाई लड़ सकें। और मैं अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम बखूबी करके दिखाऊँगी। एक आखिरी सवाल फिर ख़त्म करते हैं। सभी को लग रहा है कैराना है तो भाजपा भरपूर फ़ायदा लेना चाहेगी कैराना पर। अमित शाह पिछली बार आए थे, घर घर पर्चे बांट कर गए थे, और अब की बार भी हो सकता है कि आएँ देश के गृह मंत्री और घर घर पर्चे बांटें, या फिर भाजपा के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, या फिर हो सकता है आसपास में कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हो जाए। तो क्या लग रहा है, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, इन तमाम इतने बड़े नेताओं की लिस्ट होने पर इकरा हसन अकेली, जो मैं विधानसभा में भी आपसे पूछता आया, उससे पार पा पाएगी? इतने बड़े बड़े नेताओं से ये एक जंग की तरह है, कैसे इससे पार पाएंगे? देखिए भाजपा का जो काम है वो हमेशा जो लोकल मुद्दे हैं उनको इग्नोर करने के लिए बड़े बड़े चेहरे लाते हैं वो लोग, ताकि ध्यान उन पर रहे और जो मेन हमारे इश्यूज़ हैं उनसे ध्यान भटके। लेकिन इस बार हम जो चेंज अपने इलाके में महसूस कर रहे हैं वो ये है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल यहाँ के नेतागण हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान है, जैसे कि प्रत्याशियों पर। तो और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे नहीं, इस बार लोकल मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। तो बाहर के जितने भी बड़े नेता आएंगे वो एक दिन के लिए आएंगे, आकर अपना वादा कर कर चले जाएंगे। और बड़े नेताओं का या बड़ी सरकारों का फ़ायदा तब है क्षेत्र को जब उनका जनप्रतिनिधि इस लायक हो कि वो योजनाओं को या सरकार के जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको अपने लोगों तक ला सके। और हमारे लोग इससे वंचित रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे ताकत के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके पास डबल इंजन की सरकार का सपोर्ट था और वो चाहते तो वो हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ दे सकते थे, ऐसा विकास हमारे क्षेत्र का कर सकते थे कि हम भी उनके सामने कुछ ना शायद खड़े भी ना हो पाते। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ डबल इंजन की सरकार का जब हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लोगों के लिए कुछ लेकर ही नहीं आ पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी मजबूत हो। जब वो मजबूत होंगे तो तभी वो आपके लिए योजनाएं भी ला पाएंगे, आपकी आवाज़ भी उठा पाएंगे और आपके लिए लड़ भी पाएंगे। तो इसलिए ये इशू हमारे एरिया में इस बार सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बाहर के लोगों को एक दिन आना है, वादे करके जाना है, लेकिन जो काम करना है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि को करना है। उस जनप्रतिनिधि को रोज़ लोगों के बीच में रहना है और अपने पुराने कार्यकाल में जो एग्जाम्पल हमारे सांसद जी ने सेट किया है, मुझे लगता है कि उससे उन्हें नुकसान ज़रूर होगा। चलिए इकरा जी, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका चुनाव अच्छा रहे। देखिए इकरा हसन से हम बातचीत कर रहे थे और हर बार की तरह उनके जो जवाब होते हैं बड़े शानदार होते हैं और लोग उनको देखते भी हैं। पिछला इंटरव्यू 1.2 मिलियन क्रॉस कर गया है, तो 12 लाख लोगों ने देखा है और मुझे लगता है हिंदुस्तान 9 पे सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंटरव्यू आपका हो गया है। तो आप देखिए इस तरह से चैनल को जो प्यार देते हैं और जिस तरह से वीडियोज़ को आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अब जाइए कमेंट बॉक्स भर दीजिए अपने सवालों के साथ। पूरा चुनाव यहीं रहेंगे हम और इनसे बातचीत करते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल है किसी भी तरह का वो रखिएगा, जब अगली बार इंटरव्यू होगा तो वो भी इनसे हम सवाल रखने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।